दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों से तैयारी करना आवश्यक है। तो आज है पार्ट नंबर 1, इस्लाम का भारत में आगमन। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था। धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत, यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वह उसके बंदे हैं। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। हज, पूरे जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। ठीक है। मोहम्मद साहब के देहासन के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित होगा। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक है। पहला, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। दूसरे नंबर पर कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। ये हैं भारत में अरब के व्यापारी। तीसरा कारण है, भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। ठीक है। चौथा कारण है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। पांचवा कारण है, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे।
सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के फायदे। जब दो अलग अलग संस्कृत के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया है। अब देखते हैं किससे क्या सीखा। भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना। अरब से सीखा गया समोसा बनाना। अरबों ने भारतीयों से सीखा हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष शास्त्र, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। ये सब अरबों ने भारतीयों से सीखा। अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं शतरंज के खेल की शुरुआत भारत से हुई? यह है देवनागरी लिपि अपनी, यह है अरबी लिपि और यह है अंतर्राष्ट्रीय लिपि। गिनती लिखी हुई है नंबर। तुर्क आक्रमण के समय भारत। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों तथा राज्यों में विभक्त हो चुका था। 11वीं शताब्दी में 100 से अधिक रियासतें थीं, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए, अपना राज्य विस्तार करते थे। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का हाथ स्वाभाविक था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई। भारतीय समाज अपने खान पान में आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था तथा दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। ठीक है। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। ठीक है। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनबी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनबी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया? उसका कारण है इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक 25 साल तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठा हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। ये हैं महमूद गजनवी, ढाल लिए, तलवार लिए। ये हैं सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ठीक है, सोमनाथ मंदिर में। अब आगे देखते हैं। सन 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच भारत के प्रमुख राजवंश यह गजनवी है। अफगानिस्तान इधर हुआ। ठीक है। यह दरद, पर्द, गुप्त, तोमर, चौड़ाक, भट्टी, गुर्जर परमार, यदु चौड़ा, कछवाड़ा परमार, चालुक्य परमार, गढ़वाल, पौटक, भौम, कर्नाटक, पाल, ये सब राज्य हैं।
अब अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह उसके साथ भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दिए हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुलित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। यहाँ के जो इंडियन लोग थे वो विदेशियों को मलेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पहला है पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष, समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। अब आते हैं मोहम्मद गोरी। ये हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान जो है पाकिस्तान में है। मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। ठीक है, उन्होंने अपनी मम्मी के नेतृत्व में उसको हरा दिया। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। 1190 ईस्वी तक। जब बार बार आक्रमण करोगे तो जीत हो जाओगे। फिर उसके बाद आते हैं पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उसने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमारदेव भी था। परमारदेव के आहला उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। भटिंडा जब पंजाब में उसने पृथ्वीराज चौहान ये हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला तराइन हरियाणा के करनाल जिले में के मैदान 1191 ईस्वी में पहला तराइन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। अब ये देखो तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेना तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी के यह युद्ध का दृश्य है। इसमें ये देखो तलवारें हैं और ये हाथी हैं। ये हाथी वाली सेना है पृथ्वीराज चौहान की, और पैदल वाली और घोड़े वाली सेना जो है यह है मोहम्मद गोरी की। ये वाली सेना है हाथियों की पृथ्वीराज चौहान की। अब आगे चलते हैं। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में 1 साल बाद उसने पुनः पृथ्वीराज पर आक्रमण किया। इन दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 में, मतलब 2 साल बाद, और कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी में तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर उसका अधिकार आ चुका है, उसका अधीन हो चुका था। सन 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। यहीं से सारी शुरुआत यहीं से होती है। तुर्कों की जीत के कारण इतिहासकार राजपूतों की हार और तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमत नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के लिए निम्नलिखित कारण हैं।
राजपूत राजाओं में एकता का भाव वो बिखरे हुए थे। राजपूत राजाओं द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। अब उसके बाद इन्हें भी जान लेते हैं। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, अब है सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। ठीक है, अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद सचाऊ ने तथा हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। फेवरेट रजनीकांत। मोहम्मद गोरी का सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। शब्दावली पर एक बार ध्यान देते हैं। तुर्क किसने किन्हें कहा जाता है? मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्रों में रहने वाली जाति। और हिजरत क्या होती है? मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना, यह हिजरत होती है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, इसी तरह से आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।